तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी ऑडियो हब पे। और आज हम स्टार्ट कराने वाले हैं रिवीजन ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स, जिसमें हम करेंगे स्टार्ट अपने यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है नेशनल इनकम से। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम वाली क्लास में कि सर सबसे पहले ये इनकम जो है, ये इनकम का मतलब क्या होता है। तो इनकम का मतलब होता है, इनकम को हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं कमाई। कमाई का मतलब कि हमने जो कुछ भी काम किया, काम करने के बदले में हमें जो भी कुछ भी मिलता है, उसके बदले में पैसा भी मिल सकता है, रिस्पेक्ट भी मिल सकती है। एवरीथिंग इज कॉल्ड आर इनकम। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी क्या है इनकम की, कि वट एवर वी हैव अर्न बाय रेंडरिंग आवर सर्विसेज, whatever we have earned by rendering our services is called our income। उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कह देते हैं अपनी इनकम। बात आती है सर ये नेशनल इनकम क्या है। तो देखो नेशनल इनकम सिंपल है। नेशनल इनकम मतलब कि हमारे राष्ट्र की कमाई, पूरे देश की कमाई की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो नेशनल इनकम मतलब कि हमारे देश के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब क्या है कि जो हमारी कंट्री के अंदर रहता है वो भी, और जो कंट्री से बाहर किसी अर्निंग पर्पज से गया है वो भी, सबकी इनकम को हम कहते हैं क्या, नेशनल इनकम। तो सिंपल नेशनल इनकम क्या है, तो इट रेफर्स टू द इनकम जनरेटेड। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो इनकम जनरेट की गई है किसके द्वारा, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री, कि किसी भी कंट्री के जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उन लोगों ने मिल करके जो भी इनकम जनरेट करी है उसी इनकम को हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। हम बात आती है कि सर नेशनल इनकम जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें आपने बोला कि पूरे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम हमें क्या करनी है, मेजर करनी है। तो क्या इतना आसान है? तो आसान तो है नहीं, क्योंकि पूरे देश में हर एक जन के पास जाके उसकी अगर हम कमाई पता लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत। इसलिए क्या किया गया, इसके लिए इकोनॉमिस्ट ने हमारी पूरी कंट्री जो होती है ना, कंट्री, उसके पूरे सिस्टम को हम कहते हैं इकोनॉमी। तो उन्होंने इकोनॉमी का कंसेप्ट निकाला। अब बात आती है ये इकोनॉमी है क्या। तो इकोनॉमी जो है वो एनवायरनमेंट शब्द से थोड़ा सा रिलेटेड है। कैसे? तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे चारों तरफ, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं सबको हम क्या कह देते हैं, एनवायरनमेंट। इसी प्रकार इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हमारे आसपास का वो एनवायरनमेंट जिसमें हम जाते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और बदले में वहाँ से हमको क्या मिलती है, इनकम मिलती है। तो इट रेफर्स टू दैट स्ट्रक्चर, दैट सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर हम जा कर के पैसा कमाते हैं और उसी सिस्टम की वजह से पूरा का पूरा देश चल रहा है। कैसे? तो देखो इस इकोनॉमी के अंदर मैं रहता हूँ, मैं इनकम जनरेट करता हूँ और जो इनकम मेरी आती है उसको मैं क्या करता हूँ, फिर अपने खर्चों के लिए स्पेंड कर देता हूँ। और मैं जो भी खर्चा करता हूँ, मेरा तो खर्चा है पर दूसरे की क्या है, इनकम है। अब इस पूरे कंसेप्ट को अगर तुम्हें ध्यान से समझना है तो बहुत ही आसान भाषा में ये है कि जैसे कोरोना के टाइम पे देखा था कि एक व्यक्ति जो है, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि शुरुआत में कुछ लोगों ने अपनी इनकम को अपने पास सेव करना चालू कर दिया। उन्होंने अपने जो भी खर्चे उनके होते थे उन खर्चों की वो पेमेंट ही नहीं करते थे। मतलब पेमेंट नहीं करने का मतलब ऐसा कि भाई कोरोना चल रहा है, इनकम समझ रहे हो ना, थोड़ी सी अभी डाउन है, अभी हम पेमेंट आगे नहीं कर पाएंगे, पैसा आ नहीं रहा सामने से। अब क्या होगा, जो सप्लायर है वो आगे ही जवाब देगा, फिर वो आगे ही जवाब देगा, और ये मैसेज पूरी की पूरी कंट्री में इसी प्रकार गोल गोल घूम जाएगा। और फिर क्या हुआ था, उसके बाद पूरी कंट्री में हर कोई यही बहाना दे रहा था क्या, कि कोरोना। ठीक, तो कोरोना की वजह से पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ा। और इकोनॉमी का मतलब यहाँ से समझ में आया होगा कि इकोनॉमी कुछ नहीं है, हमारे देश का ही एक पूरा स्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में हम अपने नॉर्मल डेली लाइफ के पैसों से रिलेटेड खर्चा और कमाई की हम बात करते हैं। तो इकोनॉमी क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन इसकी है कि इट रेफर्स टू दैट सिस्टम, ये एक सिस्टम है। क्या है? सिस्टम। कौन सा सिस्टम? तो जिस सिस्टम की वजह से बाय विच वी रन द कंट्री, हम इस देश को चला रहे हैं। अगर हमने अपना खर्चा रोक दिया तो सामने वाली पार्टी के पास पैसा जाएगा नहीं, सामने वाली पार्टी के पास जब पैसा जाएगा नहीं तो वो भी आगे खर्चा नहीं करेगा, वो आगे खर्चा नहीं करेगा तो उससे अगली पार्टी खर्चा नहीं कर पाएगी, वो आगे खर्चा नहीं करेगी तो उससे आगे वाली पार्टी भी खर्चा नहीं कर पाएगी। और इसी प्रकार पूरे देश की जो एक्सपेंडिचर वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। तो हम ही इस देश को चलाते हैं और साथ के साथ क्या करते हैं, और अर्न अ लिविंग, अपने आप को हम जिंदा भी रख पाते हैं। कैसे? क्योंकि इसी सिस्टम में हमें कमाना भी है और इसी सिस्टम में हमें खाना भी है। तो इकोनॉमी सिंपल क्या है कि इट रेफर्स टू दैट सिस्टम और स्ट्रक्चर बाय विच वी रन द कंट्री और अर्न अ लिविंग। फिर इसी कंसेप्ट को और इजी करने के लिए हमारी इसी इकोनॉमी को क्या किया गया, तो 4 अलग अलग सेक्टर्स में
डिवाइड कर दिया गया। 4 सेक्टर्स कौन कौन से अपने, तो सबसे पहला सेक्टर अपना हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा अपना फर्म सेक्टर, तीसरा अपना गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा अपना हो गया फॉरेन सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर में इसमें इस देश को बांटा गया। बोला गया कि इस देश में जितने भी लोग रहते हैं, जो हमारे देश का हो चाहे हमारे देश के बाहर रह रहा है, जितने भी लोग हैं वो 4 तरीके के लोग हैं। पहला कौन से लोग, जो घर में रहते हैं, अपना बाहर निकलते हैं, नौकरी वगैरह करते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, जो घर चलाने का काम करते हैं। दूसरा जो घर नहीं चलाते, जो इस पूरे देश के बिजनेस वाले सिस्टम को जिन्होंने संभाल रखा है, मतलब कि देखो इस देश में लोग काम करने के लिए 2 ही काम करते हैं, तो नौकरी करेंगे तो अपना खुद का बिजनेस करेंगे, तो नौकरी करने वाले हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस करने वाले फर्म सेक्टर। फिर आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर कौन सी है, जो इस देश को चलाने के लिए, बिजनेस हो नौकरी हो, सबको रेगुलेट करने के लिए रूल रेगुलेशन, नियम कायदे कानून, प्लान प्रोसीजर सब कुछ बनाना पड़ता है, वो कौन करती है, गवर्नमेंट सेक्टर। और लास्ट अपना कौन, जो हमारे देश के नहीं है, मतलब हमारे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से आ रखे हैं, जिन्हें यहाँ काफी ज्यादा टाइम हो गया, तो उनकी इनकम भी हमारे उसके अंदर ही मानी जाती है। तो इसलिए economy has been divided into 4 different sectors which are household sector, firm sector, government sector and foreign sector। अब इन सभी को हम कीवर्ड के साथ देखेंगे। जैसे कि देखो मैंने अभी तुम्हें बताया कि हाउसहोल्ड सेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो लोग घर में रहते हैं, घर से बाहर आते हैं, लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। कौन सी सर्विस, जो प्रोडक्शन में यूज होने वाली है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ सर्विस नहीं, यहाँ लिखेंगे हम कि दे आर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज है, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज का मतलब होता है वो सर्विस जो प्रोडक्शन में यूज की जा रही है, जिसका किसी भी प्रकार से प्रोडक्शन में योगदान है। फिर क्या होता है कि उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, सर्विस प्रोवाइड करने के बाद उनको क्या मिलता है, बदले में पेमेंट मिलती है। तो गेटिंग फैक्टर पेमेंट की, उनको बदले में वहां से पेमेंट रिसीव हुई, और पेमेंट रिसीव होने के बाद उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने उन्हीं पैसों से अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीदी, जिसको हम क्या कह देते हैं, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। उन्होंने क्या किया, तीसरा काम, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया। तो सिंपल सी बात है, जो लोग घर में रहते हैं, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड, फिर पैसा मिलता है, उसके बाद उसी पैसे से अपना खाओ पियो ऐश करो। तो हाउस होल्ड सेक्टर के सिंपल डेफिनेशन इन 3 पॉइंट से क्या बनेगी कि हाउस होल्ड सेक्टर रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। क्या है, क्योंकि ये जो है ये चारों के चारों को हम क्या कहते हैं, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स में हाउस होल्ड भी है, तो इसीलिए हम हाउस होल्ड की जब डेफिनेशन लिखेंगे तो वी कैन इजीली राइट इट एज कि हाउस होल्ड सेक्टर रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विच प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म, गेटिंग फैक्टर पेमेंट फ्रॉम देम एंड कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। वेरी सिंपल, क्लियर सबको। तो इसको डेफिनेशन को अपने हिसाब से आप खुद लिखेंगे और बाकी मैं बाद में चेक करता हूं। फिर हमारा आता है फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर मतलब जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो किसी और को सर्विस नहीं देते, वो लोगों को सर्विस पे बुलाते हैं कि आप आओ और हमारे को अपनी सर्विस प्रोवाइड करो। तो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, दे आर हायरिंग द फैक्टर सर्विसेज। ये क्या करते हैं, हायरिंग करते हैं, लोगों को काम पे बुलाते हैं। तो फर्म सेक्टर का पहला काम क्या है, हायरिंग फैक्टर सर्विसेज की। फैक्टर सर्विसेज को बुलाते हैं कि हमारे पास आओ, हमें सर्विस दो। फिर उसके बाद उस सर्विस के बदले में उनको पेमेंट की जाती है, मेकिंग फैक्टर पेमेंट टू देम। एंड फाइनली लास्ट में क्या किया जाता है, तो लास्ट में ये इन दोनों चीजों की सहायता से प्रोडक्ट का क्या करते हैं, फॉर्मेशन, जिसको हम क्या कह देते हैं, प्रोडक्शन। तो फर्म सेक्टर की सिंपल डेफिनेशन क्या कि इट रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी व्हिच हायर्स फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, मेकिंग फैक्टर पेमेंट टू देम एंड प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। अब बात आती है गवर्नमेंट का काम क्या है। तो देखो गवर्नमेंट का पहला काम क्या है, तो गवर्नमेंट जो है फॉर्मुलेट करती है, फ्रेमिंग करती है, किस चीज की, फॉर्मुलेट द रूल्स रेगुलेशंस प्लान्स पॉलिसीज। ये क्या करते हैं, रूल बनाते हैं, रेगुलेशन बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। और किस लिए बनाते हैं ये सब, तो ये सब बनाया जाता है सिर्फ और सिर्फ इस देश को चलाने के लिए, तो टू रन द कंट्री। तो गवर्नमेंट की हम सिंपल कह सकते हैं कि इट रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी व्हिच फॉर्मुलेट्स द रूल्स रेगुलेशन प्लान्स एंड पॉलिसीज टू रन द कंट्री। इसके अलावा गवर्नमेंट एक काम और करती है क्या, डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज की, ये गुड्स एंड सर्विसेज को खुद से बनाती भी है। किस लिए, तो उन लोगों के लिए जो लोग जो हैं गुड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब पुअर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को ये खुद भी सामान प्रोवाइड कराते हैं। बात आती है सर फॉरेन सेक्टर क्या, तो फॉरेन सेक्टर जो हमारे देश का नहीं, जो हमारे देश का नहीं वो क्या करेगा, अपने देश की चीजें हमें इंट्रोड्यूस करेगा और यहाँ की चीजें अपने वहां ले जाएगा, जब भी आएगा जाएगा। तो इसके द्वारा क्या हो जाता है, फिर फॉरेन सेक्टर की सहायता से 2 चीजें होती है, पहला इंपोर्ट
और दूसरा एक्सपोर्ट। तो हम यहाँ से चारों सेक्टर्स को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। कैसे कि इकोनॉमी में चार सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विच प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू फर्म सेक्टर गेटिंग फैक्टर पेमेंट फ्रॉम देम एंड कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म सेक्टर क्या है? तो इट रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विच हायर्स फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड मेकिंग फैक्टर पेमेंट टू देम एंड प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। फिर अपना गवर्नमेंट सेक्टर कौन सा? तो इट रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी which formulate the rule regulation plan policies to run the country and they also directly produce the goods and services for those who cannot afford, मतलब poor sectors। और foreign sector क्या? तो simple it refers to that sector of economy which मतलब who are performing the activities which were related with import and export of goods and services। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये चारों के चारों पॉइंट्स है जो कुछ भी मैंने यहाँ लिखा है। जैसे हमने पहले पढ़ा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम का कंसेप्ट इकोनॉमी से है, इकोनॉमी क्या है? तो एक पूरा सिस्टम है, जिस सिस्टम के इस सिस्टम को हम समझने वाले हैं आसान तरीके से। कैसे? तो इसको चार अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके। अब इन चारों सेक्टर्स में से देखो दूसरी बात ये और है कि आपको जो आपके सिलेबस में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी आप नेशनल इनकम के रिलेटेड थ्योरी में पढ़ने वाले हो या पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हो, वो हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर से रिलेटेड आएगा। मतलब दो ही सेक्टर वाला एजम्पशन हमारा चलता है। तो इसके रिलेटेड अब है सर्कुलर फ्लो मॉडल, जिसको अब हम करते हैं स्टार्ट। तो इतना उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने नोट नहीं करा है तो, ताकि आपको आगे चल के हेल्प मिले काम करने में। देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, और फिर हमने चारों के चारों सेक्टर्स पढ़े अपने, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और क्या कहते हैं अपना फॉरेन सेक्टर। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी को हम पहले समझते हैं कि इसमें होता क्या है, किस तरीके से ये दुनिया गोल है, जो गोल घूम घूम के हमारे इस देश को चलाने में हमारी हेल्प करती है। तो देखो हमने दो सेक्टर ले लिए, कौन कौन से? हाउस होल्ड और फर्म। अब ये देखो दुनिया चलती कैसे, तो हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग जाते हैं फर्म सेक्टर के पास और उनको देते हैं सर्विस, जिस सर्विस को क्या कहा जाता है? फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस मतलब जो भी चीज प्रोडक्शन करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, कंपनी रन करने के लिए यूज की जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे लैंड हो गया, लेबर हो गया, लेबर के बाद आपका कैपिटल हो गया, कैपिटल के बाद आपका हो गया इसमें एंटरप्रेन्योरशिप। क्या हो गया? एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चार सर्विसेज होती है, कौन कौन सी? जिनको हम कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब सिंपल दैट रेफर्स टू दोस सर्विसेज व्हिच वर यूज्ड इन द प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब क्या होता था कि भाई पहले के टाइम पे इन्होंने सर्विस दी, फर्म इनको पैसे नहीं देता था। फर्म इनको क्या करता था? फर्म इनको गुड्स एंड सर्विसेज बदले में दे देता था कि भैया ये लो, तुमने हमारे पास काम करा और उसका बदले में पैसा। जिसके कंसेप्ट को समझना है अगर, तो आपने नॉर्मल अभी थोड़े बहुत दिन पहले एक चैनल पे कलर्स टीवी पे आता था एक सीरियल उत्तरन के नाम से, तो उसमें देखा होगा कि उसमें एक लड़की होती है जिसकी मम्मी जो है वो एक सेठ के यहाँ काम करती है और वो सेठ उसको बदले में सैलरी वगैरह कुछ नहीं देता। क्या देता था? उसको रहने के लिए घर दे दिया, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सबका खर्चा। मतलब दे आर नॉट प्रोवाइडिंग हिम हर द मनी, दे आर ओनली गिविंग देम द गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले क्या होता था? हाउस होल्ड ने सर्विस दी, बदले में उनको गुड्स एंड सर्विस मिला। जैसे ही पैसों का कंसेप्ट आया तो फर्म ने क्या करा? फर्म ने कहा कि हम अब आपको गुड्स एंड सर्विस नहीं देंगे, अब हम आपको आपके सर्विस के बदले में देंगे पैसा। जिस पैसे को क्या कहा जाएगा? तो फैक्टर सर्विस का पैसा इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या कि भाई जो भी हमारा फैक्टर सर्विस था उसके बदले में जो भी पेमेंट मिली, जैसे एग्जांपल के तौर पे लैंड के बदले में क्या मिलेगा? तो सर रेंट मिलेगा, लेबर के बदले में क्या मिलेगा? वेजेस, कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलेगा? तो प्रॉफिट। तो ये चार पेमेंट होती हैं, कौन सी? जिनको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। अब हाउस होल्ड वालों ने क्या कहा? हाउस होल्ड ने कहा ठीक है भैया तुम पैसे दे रहे हो, लो हम भी तुम्हें पैसा देंगे। तो इन्होंने भी क्या करा? इन्होंने भी कहा कि हम गुड्स एंड सर्विस के बदले में आपको पेमेंट करेंगे एंड दैट पेमेंट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या है ये? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है उस पेमेंट को। तो हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है वो इसी प्रकार गोल गोल घूमता है। हाउस होल्ड ने सर्विस दी, बदले में गुड्स एंड सर्विस मिला, फिर फर्म ने इनको पेमेंट करी, इन्होंने भी क्या करा? उनको गुड्स एंड सर्विसेज के पेमेंट कर दी, किसमें? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। तो ये है हमारा सर्कुलर फ्लो मॉडल इन टू सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम। जब भी आप इसे एग्जाम में किसी भी टेस्ट में बनाएं तो यू मस्ट हैव टू मेक दैट डायग्राम एंड देन पैक इट इनटू द बॉक्स। इसको बॉक्स के अंदर पैक करो, डिब्बा पैक चीज सबको बढ़िया लगती है। फिर अब बात आती है डायग्राम जो है खाली इसके मार्क्स नहीं है, इसके बाद आपको यहाँ लिखना है सर्कुलर फ्लो की पूरी डेफिनेशन। सर्कुलर फ्लो की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? तो आप इस डायग्राम को अगर समझ गए तो सारी डेफिनेशन क्लियर, क्योंकि डायग्राम से डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे कि सर्कुलर फ्लो क्या है? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। सिंपल।
अब दूसरी चीज क्या है, तो दूसरी बात हमें यहाँ लिखना होता है एजम्पशंस। क्या लिखना होता है? एजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल। कि सर्कुलर फ्लो मॉडल के एजम्पशन क्या है। एजम्पशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखोगे तो आपका बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट बनेगा। तो देखो एजम्पशन क्या है, तो सबसे पहला एजम्पशन हमारा ये मानना है कि देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स, कि यहाँ पे सिर्फ कितने सेक्टर्स होंगे? 2 सेक्टर्स होंगे। कौन कौन से? तो दैट इज हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। पहली चीज हमने लिखनी है कि हाउस होल्ड और फर्म 2 ही सेक्टर, मैंने तुमको पहले भी बताया भी है। दूसरी बात क्या कि सर जो भी पैसा हाउस होल्ड वाले कमाएंगे वो सारा का सारा पैसा वो खर्च कर देंगे। खर्च करने का मतलब ये कि कोई किसी भी पैसे को बचाएगा नहीं। देयर इज नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी पैसे बचाएगा नहीं। मतलब हाउस होल्ड के पास जितना पैसा आएगा वो सारा खर्च करेंगे, फर्म के पास जितना पैसा आएगा वो भी सारा का सारा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट आगे प्रोवाइड कराएगा। फिर तीसरा एजम्पशन हमारा क्या मान के चलना होता है कि 1 पर्सन्स एक्सपेंडिचर, कि एक बंदे का जो खर्चा है इज ऑलवेज अनदर पर्सन्स इनकम, वो ही हमारा क्या है? दूसरे व्यक्ति की इनकम कहलाती है। ठीक, तो ये 3 एजम्पशन हमें यहाँ पे कम से कम लिखने हैं। ठीक, 1 पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज अनदर पर्सन्स इनकम, ये 3 एजम्पशन आपने लिख दिए। फिर अब आपका काम क्या है, तो अब आप इसमें किसी भी 2 पॉइंट को उठा सकते हो। मतलब जैसे आप चाहो तो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर की डेफिनेशन लिख दो और फर्म सेक्टर की डेफिनेशन लिख दो, जो कि अभी मैंने पीछे डिस्कस करी थी। या आप ये भी कर सकते हो, और इसमें 2 चीजें और हैं, या तो ये कर दो या आप इसमें डेफिनेशन लिख दो किसकी? रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो की। रियल फ्लो और नॉमिनल फ्लो की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, और इसी को आप किसी और वर्ड से भी लिख सकते हो। पहले समझते हैं रियल फ्लो मनी फ्लो है क्या। तो देखो भाई, रियल फ्लो का मतलब है रियल, मतलब जो चीज हकीकत में फ्लो होती दिख रही है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट, कि इन्होंने सर्विस दी, इन्होंने गुड्स एंड सर्विस दी, तो इनर लूप जो है इसको क्या कहेंगे हम? रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या है? तो सिंपल, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस, गुड्स एंड सर्विस बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। और बाहर वाला जो गोला है इसमें देखो क्या हो रहा है, इसने भी पैसा दिया, इसने भी पैसा दिया, तो इस फ्लो को कहा जाता है क्या? मनी फ्लो। क्या कहते हैं? मनी फ्लो। तो रियल फ्लो सिंपल, मनी फ्लो भी सिंपल। मनी फ्लो क्या है? तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। लेकिन इन्हीं का एक और दूसरा नाम है, जैसा कि देखो यहाँ मैंने लिखा कि पहला रियल फ्लो, रियल फ्लो को हम और क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो। क्या कहते हैं? फिजिकल फ्लो। तो आप फिजिकल फ्लो भी लिख सकते हो। इट विल ऑल्सो क्या कहते हैं? मेक योर रिप्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव, कि टीचर समझेगा कि भाई बच्चे ने कुछ ज्यादा ही डीपली पढ़ाई कर रखी है। दूसरी बात ये रियल फ्लो के बाद जो दूसरा फ्लो है इसका नाम है मनी फ्लो, और दूसरा नाम इसका क्या है? नॉमिनल फ्लो। तो आप इन शब्दों का यूज करें, और यूज करने के बाद आपने क्या बना देना है? पूरे सर्कुलर फ्लो के डायग्राम को परफेक्ट। तो डायग्राम हमारा बन गया, डेफिनेशन हमने लिख दी, एजम्पशन हमने लिख दिए, फिर इनमें से कुछ भी चीज लिख दी। 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो सर्कुलर फ्लो की 1 नंबर की डेफिनेशन, और ये 2 नंबर का एजम्पशन, ये 1 नंबर का डायग्राम। 6 नंबर का आता है तो 1 नंबर का सर्कुलर फ्लो, 2 नंबर का एजम्पशन, ये डायग्राम, और फिर ये 2 हमारे एक्स्ट्रा डेफिनेशन। कोई से भी आप लिख सकते हो, हाउस होल्ड फर्म भी लिख सकते हो, रियल फ्लो मनी फ्लो भी लिख सकते हो। तो इसी के साथ अपना सर्कुलर फ्लो भी होता है। एंड किसी को कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट नीचे कमेंट करें, ठीक, या फिर मौका मिले तो जब भी आप अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी करते हैं अब अपना अगला टॉपिक। तो देखो आज की क्लास में हमने पढ़ा सबसे पहले हाउस इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इसके बाद हमने पढ़ा अपना इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी के चारों सेक्टर्स क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। फिर हमने पढ़ा कि इनके बीच का जो ये गोल 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 ये दुनिया जो घूमती है, ये गोल गोल वाला फ्लो, सर्कुलर फ्लो मॉडल इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने आगे के टॉपिक्स। तो करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो उतार लो। हाँ जी भाई, तो देखो सर्कुलर फ्लो मॉडल हमने पढ़ लिया। अब इसी सर्कुलर फ्लो मॉडल के अंदर का एक और मस्त कंसेप्ट है, वो क्या है कि जैसा अभी हमने पढ़ा कि सर एक ना हाउस होल्ड सेक्टर होता है और एक होता है अपना फर्म सेक्टर, और इनके बीच में क्या है कि हाउस होल्ड ने इनको सर्विस दी, इन्होंने पेमेंट दी, फिर इन्होंने क्या नाम है, फर्म ने इनको क्या कहते हैं, पेमेंट दी, इन्होंने सामान खरीद लिया। तो इसी प्रकार जो ये पैसा है, ये पैसा क्या हो रहा है, गोल 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 घूमे जा रहा है। इसी गोल गोल घूमने को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं सर्कुलर फ्लो। लेकिन बात आती है अगर इसमें से पैसा निकल जाए या इसमें और पैसा जुड़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे। तो देखो अगर हमारे सर्कुलर फ्लो के अंदर से पैसा, एरो देखो किधर है, बाहर आ रहा है, पैसा बाहर आ रहा है, तो क्या कहेंगे। और अगर इसी सर्कुलर फ्लो के अंदर पैसा और जा रहा है तो क्या कहेंगे।
तो अगर पैसा जाता है तो इसका मतलब सिंपल देखो डेफिनेशन के तौर पे अगर हम लिखेंगे इसको थोड़ा लंबा करके, तो वी कैन इजीली डिफाइन इट एज एडिशन ऑफ मनी इन द सर्कुलर फ्लो, कि सर्कुलर फ्लो के अंदर हमारे जो है मनी ऐड हो रही है, या और इकोनॉमी के अंदर हमारे क्या हो रहा है, मनी ऐड हो रही है। तो इसको हम कहेंगे क्या, तो अगर पैसा ऐड होता है तो जैसे आपकी बॉडी के अंदर दवाई जाती है किसके थ्रू, इंजेक्शन, तो वही चीज इसको हम कहते हैं क्या, इंजेक्शन। अगर पूछा जाए व्हाट इज इंजेक्शन, तो यू कैन इजीली डिफाइन इट एज एडिशन ऑफ मनी इन द सर्कुलर फ्लो मॉडल और इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड इंजेक्शन। इसी प्रकार अगर पैसा बाहर निकलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, विड्रॉ ऑफ मनी। क्या कहेंगे, विड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम इकोनॉमी या फिर फ्रॉम सर्कुलर फ्लो है। और उसको क्या कहते हैं, विड्रॉ वाले पॉइंट को, तो उसको हम कहते हैं लीकेज। क्या कहते हैं, लीकेज। तो इकोनॉमी के अंदर अगर पैसा जा रहा है तो इंजेक्शन निकल रहा है, तो सिंपल लीकेज। बात आती है पैसा जाता कैसे कैसे, तो देखो आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा कैसे कैसे जाएगा, तो जो हमारा इंजेक्शन है कैसे होता है, पहला या तो हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, हमने क्या किया इसके अंदर पैसा और डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इस फ्लो के अंदर का अमाउंट बढ़ जाएगा। दूसरा कि मैंने देखो अभी यहाँ पे आपको क्या बताया, यहाँ 2 सेक्टर है, तो भाई बाकी जो 2 है वो भी तो कुछ कर सकते हैं। अब मान लो गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया, तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए फंड को क्या कहते हैं, सब्सिडी। क्या कहते हैं, सब्सिडी। तो इन्वेस्टमेंट से पैसा बढ़ेगा, सब्सिडी से बढ़ेगा। और इसके बाद थर्ड पार्ट, जो दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में पैसा कब बढ़ाएगी, जब वो हमारे देश में क्या करेगी, हमारा देश क्या करेगा, एक्सपोर्ट। तो इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी और एक्सपोर्ट, इन 3 चीजों से क्या होता है, पैसा और ज्यादा हमारे फ्लो में बढ़ता है। और लीकेज कैसे होगा, तो इन्हीं का उल्टा, जैसे इन्वेस्टमेंट पैसा लगाने की जगह पैसा बचाने लग गए, सेविंग्स कर दी। दूसरा सब्सिडी की जगह गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट कर लिया तो पैसा चला जाएगा। और तीसरा एक्सपोर्ट की जगह अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो भी पैसा चला जाएगा। तो इस सर्कुलर फ्लो मॉडल के अंदर 2 चीजें होंगी, क्या, लीकेज और इंजेक्शन। ठीक, तो इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। बाकी कुछ डाउट हो तो अपना कमेंट करना आप लोग। ठीक, हम सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करवाएंगे। बाकी बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। तो देखो स्टॉक को हम हिंदी भाषा में कहते हैं सामान। क्या कहते हैं, सामान। और फ्लो को क्या कहते हैं, फ्लो को कहते हैं बहाव या फिर बहना। ठीक है, तो देखो स्टॉक का मतलब क्या, सामान। सामान क्या चीज होती है, तो सामान का यहाँ पे मतलब है कि हमारे देश के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस हुई हैं उस चीज का एक लिमिटेड प्रोड्यूस्ड आउटपुट जो हमारे सामने है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप मान लो मार्केट में कहीं पे जा रहे थे, तो मार्केट में कई सारी दुकानें पड़ती हैं, तो आपका कमेंट क्या रहता है, मान लो कोई दुकान है जिसके पास आपको कुछ सामान ही नहीं दिख रहा, तो आप क्या कहते हो, यार यहाँ पे तो स्टॉक है ही नहीं। ठीक, उसी जगह अगर आप किसी दूसरी दुकान पे गए, वहां खूब सारा सामान था, तो आपने क्या बोला कि भाई यहाँ तो खूब सारा स्टॉक है। या मान लो आप किसी मार्केट में गए, अभी उस मार्केट में दुकान लगनी चालू हुई है, मतलब सुबह सुबह पहुंच गए आप 8 बजे, तो उतने टाइम पे तो कोई दुकान लगा के रहता नहीं है, तो आपका कमेंट क्या रहेगा कि सर यहाँ तो स्टॉक ही नहीं है, दुकान ही नहीं खुली, सामान ही नहीं है। और वहीं 4 घंटे के बाद जब जाओगे तो क्या कहोगे, यहाँ तो बहुत सारा स्टॉक है। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है कि द क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट और एनी वेरिएबल विच वी कैन इजीली मेजर बाय क्या कहते हैं, नॉर्मल मेजरमेंट, कि हम जिसको आराम से मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल मेजरमेंट मतलब क्या, कि जैसे हम गए, अब सुबह 8 बजे गए, 8 बजे जाते हमने कमेंट कर दिया, मतलब क्या कि स्टॉक जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट होता है। अब जैसे मान लो मैं 8 बजे गया उस दुकान पे, किसी भी सामान का मान लो 1000 यूनिट है, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई वहां पे स्टॉक 1000 यूनिट है। उसी जगह अगर मैं शाम को गया, शाम को मैंने देखा कि वहां पे 5000 यूनिट है, तो हम क्या कहेंगे कि वहां 5000 यूनिट है। और ये स्टेटमेंट हमारी कभी चेंज नहीं होने वाली, मतलब कि आज जाओ चाहे कल जाओ चाहे परसों जाओ, कोई भी जब तुमसे पूछेगा कि भाई वहां गए थे उस वाली मार्केट में, वहां क्या हिसाब रहता है, तो कोई भी कमेंट क्या करेगा, जो सुबह गया होगा वो कहेगा यार वहां तो सामान ही नहीं रहता, 1000 यूनिट पड़े रहते हैं। और जो शाम को जाएगा वो क्या कहेगा कि भाई वहां तो सामान ही सामान है, खूब सारा सामान है, देखते ही बता देते हैं कि भैया सामान है कितना। तो देखो कुल मिलाकर के स्टॉक को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट रेफर्स टू, इसका मतलब होता है क्या, तो इट रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स, कि ये हमारे वो सभी के सभी वेरिएबल्स होते हैं विच कैन बी मेजर्ड। हमने क्या किया था, देखते ही बता दिया स्टॉक ज्यादा है कि कम, क्योंकि भरा भरा था तो ज्यादा है, कम है तो क्या कहते हैं खाली खाली है तो कम है। तो इट रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स विच कैन बी मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कब मेजर करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मान लो अगर तुमसे पूछा जाए महिंद्रा वालों ने कितनी गाड़ी प्रोड्यूस करी आज की डेट में, तो दैट विल बी देयर स्टॉक। ठीक, और दूसरी बात आती है फ्लो क्या है, तो फ्लो ये है कि भाई पहली बार हम गए मेजर करने 1000 यूनिट थे, दूसरी बार 5000, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 4000 यूनिट का फ्लो हो गया।
और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई शाम को गया, उसने देखा 5000 यूनिट और दुकान बढ़ाते बढ़ाते वहां पे बस 3000 यूनिट बचे, तो वहां से कितने यूनिट का फ्लो हो गया, 2000 यूनिट का फ्लो हो गया। तो फ्लो कैसा है, तो फ्लो के केस में देखो, स्टॉक के केस में हमने इसको एक बार देखा, हमने मेजर कर दिया, दूसरी बार देखा हमने, फिर दोबारा मेजर किया, और इसी मेजर किए हुए के अंदर का जो चेंज है, दैट चेंज इज कॉल्ड फ्लो, कि उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लो। फ्लो कभी कुछ भी हो सकता है। देखो ना यहाँ पे क्या है, यहाँ फ्लो पॉजिटिव है, यहाँ पे फ्लो क्या है, नेगेटिव। फ्लो कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली द चेंज विच टेक्स प्लेस इन द मेजरमेंट ऑफ दीज वेरिएबल्स। तो स्टॉक जिसको हमने देखते ही बता दिया, फ्लो बताने के लिए भैया देखो 2 बार तो जाना पड़ेगा, चाहे आप 2 सेकंड के बाद चले जाओ, 2 सेकंड के बाद अगर आप जाओगे तो आप क्या कहोगे, यहाँ तो फ्लो ही नहीं हुआ। तो फ्लो है, फ्लो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर फ्लो बताना है तो स्टॉक को 2 बार मेजर करना पड़ेगा, और 2 बार अगर मेजर करना है तो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम पीरियड। दैट्स व्हाई फ्लो की जब डेफिनेशन हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं कि इट रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स, कि देखो स्टॉक तो वो है जिसको हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया। फ्लो क्या है, तो फ्लो मतलब इट रेफर्स टू दोज वेरिएबल्स which can be measured, जिसको हम मेजर कर सकते हैं कब, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम के बीतने के बाद ही आप उसका मेजरमेंट कर सकते हो, पहले नहीं, 2 बार जाना पड़ेगा। दूसरी बात फिर इधर क्या आ जाता है कि देखो स्टॉक और फ्लो का मीनिंग तो क्लियर है ना। इसका क्या हो गया कि आज पर्टिकुलर इस डेट पे कितना हमने महिंद्रा की गाड़ियां मतलब महिंद्रा की गाड़ियां हैं तो वो स्टॉक हो गया। पूरे साल में कितनी गाड़ियों का सेल हुआ, दैट विल बी द फ्लो। अब बात आती है कि सर जब ये क्वेश्चन हमारा आएगा एग्जाम में तो कैसे आएगा, तो इट कैन बी कम्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंसेस। तो आपने डिफरेंसेस के फॉर्म में आता है, तो डिफरेंस लिखने का एक रूल होता है। वो रूल कैसा होता है कि आपको इस डिफरेंस को लिखना है कैसे, एक बॉक्स के अंदर लिखना है, प्लस मैं अभी बताऊंगा आगे चल के यहाँ पे, तो क्योंकि हमने एक फ्लो चार्ट सा बना दिया तो इधर वो फॉर्मेट पूरा बनेगा नहीं, बाकी अभी मैं 2 मिनट के बाद ही आपको बताता हूँ। तो देखो बनाना कैसे है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया स्टॉक, और इसका कौन सा पॉइंट लिख दिया, मीनिंग वाला लिख दिया। मीनिंग के बाद आता है कि ये सर कंसेप्ट कौन सा है, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट का मतलब इसके अंदर जो चीज है वो कैसे बदलती है, किस तरीके का मेजरमेंट होता है। तो देखो स्टॉक आपने आज मेजर कर लिया, 10 दिन बाद, 50 दिन बाद, 100 दिन बाद भी अगर आपसे उस दिन की रिपोर्ट मांगी जाएगी तो क्वांटिटी विल बी ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब इट कैन नॉट बी चेंज। दैट्स व्हाई इसका स्टॉक का जो कंसेप्ट है वो कौन सा कंसेप्ट होता है, स्टैटिक कंसेप्ट, मतलब कि ये चेंज नहीं होता बार बार। पर फ्लो जरूरी नहीं है हमेशा सेम रहे। देखो वहां पे ऊपर में एक बार 4000 प्लस का फ्लो है, एक बार माइनस का फ्लो कैन बी डिफरेंट। तो दैट्स व्हाई फ्लो का कंसेप्ट कौन सा है, जो चेंज होता रहे, मतलब डायनामिक कंसेप्ट। स्टॉक में स्टैटिक कंसेप्ट, इसमें डायनामिक कंसेप्ट। फिर अगला पॉइंट अपना आता है टाइम के रिलेटेड है कि नहीं है, टाइम से रिलेटेड। तो देखो भाई टाइम डायमेंशन में क्या है, स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, मतलब इसको हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में तो मेजर करते नहीं है, तो इसलिए इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। लेकिन फ्लो में एक टाइम पीरियड की बात की जाती है, दैट्स व्हाई इट हैज टाइम डायमेंशन। खत्म। क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी के बाद हमारे चारों के चारों सेक्टर्स क्या हैं, चारों के चारों सेक्टर्स के बाद हमने पढ़ा उनके बीच का सर्कुलर फ्लो विद द असम्पशंस एंड मीनिंग एंड द डायग्राम। फिर हमने पढ़ा लीकेज और इंजेक्शन, लीकेज इंजेक्शन के बाद हमने पढ़ा स्टॉक फ्लो और इसका डिफरेंस। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपसे कल। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है आगे का और काम करने के लिए। मिलते हैं आपसे कल।